जीरो नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमने एक ऐसा टेम्परेचर का यूनिट देखना है जिस टेम्परेचर यूनिट पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो जीरो हो जाए। तो ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है। इसीलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया गया, जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं कि भाई 0 डिग्री पे वॉल्यूम तो जीरो नहीं होता, तो फिर कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस जीरो हो जाएगा। और ये कौन सा टेम्परेचर था? ये वो टेम्परेचर था, मैं आपको यहाँ बता दूं, जिसको आप -273.16 का नाम देते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। अगर आप इसको देखें तो आपके पास 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -276 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर मोलेक्युलर मोशन सीज कर जाती है। यानी इस टेम्परेचर पे आते आते दुनिया का कोई भी जो मॉलिक्यूल है, कुछ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी मोलेक्युलर मोशन जो है वो सीज कर जाएगी, वो रुक जाएगी। सबसे पहली चीज तो ये आपने याद रखनी है। इसीलिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो यही कहता है कि आप इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बनता है, जो बात की जाती है हाइड्रोजन और हीलियम की लिक्विफिकेशन के लिए। लिंड्स मेथड एक गैस को लिक्विड बनाने के लिए मेथड यूज किया जाता है। और लिंड्स मेथड जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट पे काम करता है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या चीज है? सडन एक्सपेंशन कॉज कूलिंग। इसको आप देख सकते हैं कि आप एकदम किसी भी जगह से गैस को निकाल लेंगे तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे, पीछे लो एनर्जी पार्टिकल्स रह जाएंगे। और डेफिनेटली वो जो पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट की वजह से कूलिंग इफेक्ट होगा। लेकिन वहां लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे पहली चीज ये कि इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, इसके दरमियान लंदन फोर्सेस डेवलप नहीं हो सकती, निग्लिजिबल होती है साइज छोटा होने की वजह से। अब यहां से आपने एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट को हीलियम के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करना। अगर आपने हीलियम गैस को लिक्विफाई बनाना हो तो आपको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा? जो यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, 10⁻⁵ ऑलमोस्ट 0.00001 केल्विन। अब ये टेम्परेचर अचीव करने के लिए, क्योंकि हम बता चुके हैं टेम्परेचर जब 0 डिग्री पे होता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो नहीं होता, लेकिन जब हम टेम्परेचर 0 केल्विन पे जाते हैं तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। यही रीजन है कि हमारे पास कई ऐसी गैसेस होती है जिनका वो टेम्परेचर अचीव नहीं हो पाता। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव जो बनता है ना वो ये पूछा जाता है कि अच्छा, हीलियम को किस प्रोसीजर के जरिए फिर आप लोग लिक्विफाई करते हैं। और जो लोग एमएससी में फिजिकल पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, ए डायाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ए डायबिटिक डीमैग्नेटाइजेशन एक प्रोसीजर है, इसके अंदर आप लोग एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं। और ये आपके चार प्रोसेसेस है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो ये इसका प्रोसीजर है जिससे इन दोनों गैसेस को आप लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप है जो हमें याद रखना है। तो इस तरह से जब हम चलेंगे तो हमारे पास गैस लॉज में बेसिक चीज ये आ गई कि केल्विन स्केल जो है V1/T1 दैट इज इक्वल्स टू V2/T2 पे कब अप्लाई होगा? जब टेम्परेचर केल्विन में होगा। और उसकी रीजन क्या है कि हम इसको सेल्सियस में नहीं देख सकते। सेल्सियस का स्केल जो है वो गैस के लिए नहीं होता। यहाँ से एक जनरल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो है, जो आप लोगों से मैं डिस्कस करता जाऊं, उस जनरल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर आप यूज करते हैं डिग्री फॉरेनहाइट। जो लेबोरेटरी का आपके पास लैब्स में यूज होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस। और गैसेस के लिए जो आप यूज करते हैं वो होता है केल्विन। प्लीज कभी आप जाएं डॉक्टर के पास तो ये कभी ना कहिएगा कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हुआ है, क्योंकि वो बस चाय आपके मुंह में बनना बड़ी आसान हो जाएगी अगर कुछ ऐसा प्रोसीजर होगा तो। खैर, यहां से जरा थोड़ा सा इस केल्विन को समझते हैं। चलें, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा। फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने ये सर्कल लगाया हुआ है, डिग्री का साइन है। केल्विन के ऊपर डिग्री का साइन क्यों नहीं होता? ठीक है, जी जी बिल्कुल, फॉरेनहाइट के साथ लगाते हैं, सिर्फ केल्विन के साथ नहीं। और वो क्यों नहीं होता?
ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने लास्ट में बताना है, मैं इसका लास्ट में आप लोगों को जरूर आंसर कर दूंगा। एनीवेज, यहाँ से मैं आपको जरा ये टॉपिक साथ साथ ये सेव करता जाता हूँ, और लास्ट में फिर मैं आपको ये सारे जो हम लिख रहे हैं ये सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड रह जाए। ओके, तो अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। यहाँ से हम कर रहे थे, ये देखें जी, ये मैंने कुछ यूनिट्स ऑफ प्रेशर लिखे हुए हैं, ये आप लोग पढ़ते हैं। 1 एटीएम प्रेशर होता है, इसको 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी भी कहते हैं। जब आप सिस्टम इंटरनेशनल में जाएंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी इसको हम लिखते हैं। और 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है इसका यूनिट होता है, ये मटेरियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। एवोगैड्रोस लॉ है आपके पास, वॉल्यूम इज रिलेटिव प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आप इससे यहाँ से जनरल गैस इक्वेशन भी जानते हैं। जब आप जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। इसी का दूसरा नाम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहलाता है। अब आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल है। ये हम किस तरह से निकालते हैं, जब हम यहाँ पर बेसिक सारी वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। जैसे आर की, जब मैं आर का यूनिट निकालूंगा तो प्रेशर मेरा 1 एटीएम होगा, जो वॉल्यूम है वो आएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, जो ए लेवल्स पढ़े हुए हैं वो वहां देखेंगे कि वहां 24,000 सेंटीमीटर क्यूब या 24 डेसीमीटर क्यूब लिखा होता है, ठीक है। तो वो कंफ्यूज ना हो, जो ओ ए लेवल्स के बैकग्राउंड से हैं वो याद रखिएगा। 24 डेसीमीटर क्यूब में 22.414 हम लोग एफएससी में या बाकी जगहों पे ये यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने जेन में रखना है। जी, मेरी आवाज अगर हल्की आ रही है तो मैं इससे मजीद ऊंचा बोलने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी आप बता दीजिएगा मुझे, अगर आवाज क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखें कि यूनिट ऑफ आर में जब कन्वर्जन करनी है तो एटीएम डेसीमीटर क्यूब की जगह आप इसको लेके जा रहे हैं न्यूटन मीटर में। तो न्यूटन मीटर में जो प्रेशर की वैल्यू आप पुट करते हैं वो ये वाली पुट करते हैं, 101325 की, ठीक है। और ये जब आप देखेंगे ये आपको एफएससी की बुक में मिल जाएगा यूनिट्स ऑफ आर में। तो क्योंकि डेफिनेटली आप इतना एफएससी तो खुद भी पढ़े हैं या पढ़ा रहे होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और निकाल लेना है, और इसकी वैल्यू याद रखिए 1.98 केल्विन। सो 1.98 केल्विन इसकी जो वैल्यू है वो आती है, वो आप लोग अपने जहन में रखें, ठीक है। 1.98 केल्विन पर केल्विन। अच्छा, ये आपने याद रखना है। आर के यूनिट्स एनर्जीज पर केल्विन पर मोल भी होती हैं, ये भी नोट्स में गिवन है, ये आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो इसके अंदर आपके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और कितना वॉल्यूम होता है। अब ये जो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चंस है ना, यहाँ से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द वॉल्यूम occupied by 2 grams of CrO2Cl2। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताता चलूँ इसके हवाले से। ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस कहलाती है, ये जनरल केमिस्ट्री है। क्रोमाइल क्लोराइड गैस। और ये हम किस लिए यूज करते हैं, ये हम लोग, ये रेडिश ब्राउन गैस होती है, रेडिश ब्राउन। और ये रेडिश ब्राउन गैस जो है, ये यूज किस लिए होती है, क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए। आपके पास क्लोराइड आयन हो तो आप क्या करेंगे, ये क्लोरीन सोडियम क्लोराइड है, सपोज आप क्लोराइड को कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप इसमें ये K2CR2O7 ऐड करेंगे, और इसके साथ कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे। रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, वो क्रोमाइल क्लोराइड गैस होती है। 2 ग्राम्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर 2 ग्राम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड गैस। तो इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आ रही है आप लोगों को।
जी आप बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है? सर अब थोड़ी ठीक हुई है आवाज, वैसे कभी कभी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। वो एक्चुअली शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है ना, तो इस जी वजह जी से बिल्कुल हो आप सकता चलिए इस तरह करें कि आप अनम्यूट रखें ना अपने आप को, तो चलिए मैं है। जी क्वेश्चंस करता रहूंगा तो उससे फिर मुझे आइडिया होता जाएगा। चलें, जी जी। तो जल्दी से देख लेते हैं जी, 2 ग्राम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाई के बाद हो सकता है वो सेंटीमीटर क्यूब का आपको कोई यूनिट दे दे, हो सकता है वो डेसीमीटर क्यूब का आपको यूनिट दे दे। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको सीखनी पड़ेगी। आपको 9th क्लास की फिजिक्स की किताब देखनी पड़ेगी इसके लिए, जहां पर यूनिट लिखे हुए हैं, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, इसी तरह डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्स, ये सारे वहां लिखे हुए हैं। बिकॉज आप सारे साइंस स्टूडेंट है तो आप लोग इन चीजों के बारे में जानते ही होंगे। यूनिट कन्वर्टिंग वहां पे जरूर देख लीजिएगा, परेशान ना होइएगा पेपर में जाके। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन सेंटीमीटर क्यूब एंड डेसीमीटर क्यूब है, तो ये आपके सामने एक चीज गिवन है। अब जरा यहाँ देखते हैं कि इसको निकालना कैसे है। अब आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, तो बताएं 1 मोल अगर गैस हो तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये मैंने कर लिया। 2 ग्राम्स कितना करेगा, तो 2 ग्राम मेरे पास गिवन मैस है। जब मैं इसको क्रोमाइल क्लोराइड गैस की मोलेकुलर मास से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसका वेट निकल आएगा, मोल्स निकल आएंगे। और क्रोमाइल क्लोराइड गैस जो है, इसका अगर आप लोग क्रोमाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, तो ये जस्ट मैं आपको भी निकाल देता हूँ। क्रोमाइल क्लोराइड मोलेकुलर वेट, तो अगर आप इसका मोलेकुलर वेट निकाल लेंगे तो ये है 158.36। तो इसमें कितने डेसीमीटर क्यूब होगा, मैं यहाँ एक्स लिख लेता हूँ, मुझे नहीं पता। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें और इक्वल के साइन के साथ इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो x विल बी इक्वल्स टू 22.414 मल्टीप्लाई बाय 2 होल इज डिवाइडेड बाय 158.36, और ये यहाँ से आपके पास इसका वॉल्यूम निकल आएगा इन डेसीमीटर क्यूब। अगर जो भी आंसर आपका आ रहा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से वहां पर, क्योंकि वन पेपर है, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम के हवाले से आ सकता है, तो ये आप देख लें इसको। अभी भी वॉल्यूम का इशू आ रहा है, देखिएगा काइंडली। जी बताइएगा, अभी भी वॉल्यूम का इशू आ रहा है? जी अब ठीक है सर, अब अभी ठीक है, कभी दरमियान में होता है बहुत स्लो हो जाती है, वैसे वो अब आई अभी थिंक सो आपने कि फिर पूछा। कोई इशू इंटरनेट का ही आ रहा होगा। ओके, जी जी। चलें। तो ये आपके सामने मैंने एक एमसीक्यूज ये सॉल्व किया है, एक न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम, ठीक है, इसको आप लोग देख लें। और इसी तरीके से आप लोग गिवन मैथ से निकाल सकते हैं वॉल्यूम। और अगर आपको मोल्स मैथ गिवन हो या आपको वॉल्यूम गिवन हो और आपने मैथ्स निकालना हो, तो आपने इसी प्रोसीजर को रिवर्स कर देना है। मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसकी भेज दूंगा आपको, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम सारी चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप जस्ट इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी, ये यूनिट्स कन्वर्टिंग लिखे हुए हैं। डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाना हो तो उसका कैसे बनाते हैं, और फॉरेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाना हो तो वो हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ग्राहम्स लॉ आपके साथ रेट ऑफ डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डेंसिटी एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इक्वेशन है जो आप याद रखेंगे। ये लुकास लॉज जो है, ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ये याद रखेंगे आप लोग। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी की बात अगर की जाए तो ये आइडियल गैस के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर हम कोलिजन्स को इलास्टिक मानते हैं, और हम मानते हैं कि एक गैस का मॉलिक्यूल जब जाके वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर एक्सर्ट करने के नतीजे में फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो प्रेशर है। मोर द कोलिजन देन मोर विल बी द प्रेशर, और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन्स। तो आपके पास कोलिजन्स बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड द इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज इंक्रीजिबल एज कंपेयर टू द टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। ये काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है, इवन जो टीचिंग कर रहे हैं आप लोगों में से, खास तौर पे इस वॉल्यूम करेक्शन में
तो आज इंशाल्लाह ताला आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हमें भी काफी टाइम लगा था इसको अंडरस्टैंड करते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन है जो डिस्टर्ब करती है। हम इसकी तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको जरा सिंपल से ये इक्वेशन बता दूं। पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्क्वायर है। ये आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन हमें जरूरी नहीं है, हमने इक्वेशन को याद रखना है। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है हमारे पीपीएससी के अंदर कि हमें चीजों को बार बार रट्टा लगाना पड़ता है ना, याद करना पड़ता है। सो दैट्स वाई थोड़ा बहुत हमें हो सकता है कि ये चीजें याद करनी पड़ जाएं। बट एनीवेज, जो चीजें याद करने वाली हैं फिर वो याद करने वाली हैं ही हैं। याद रखें, कोई भी वेलोसिटी होगी वो टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और मॉलिक्यूलर मास के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये देखिए, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर। अगर मैं यहाँ से सी बार की वैल्यूज ड्राइव करूँ तो मेरे पास सी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो है, और पीवी की जगह आर टी पुट किया, नोट्स मिलेंगे आप उसमें देख लीजिएगा, ये आ गया 1.73 आर टी ओवर एम। इसी तरह से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, ये टॉपिक आपको बीएससी की बुक में मिलेगा। तो इसमें आप देखें कि आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें 8 RT/πm है। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। 8 RT/πm और 8/π को जब करेंगे तो 1.59 आएगा। एंड द थर्ड थिंग इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 RT/m, 8 RT/πm। तो इक्वेशंस को याद करने का तरीका क्या है कि आप सिंपली इसका एक चार्ट बनाएंगे, जैसे मैंने ये बनाया होगा। ये है आपके पास √3 RT/m, ये है आपके पास 8/π RT/m, और ये है आपके पास √2 RT/m, मोस्ट प्रोबेबल। तो ये तीनों इक्वेशन हमने याद है। अब अगर आपसे पूछा जाए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, मीन स्क्वायर वैल्यू ज्यादा होती है, या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब इन तीनों की तरह कॉन्सेप्ट सीख लें। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ कि आप अपने घर से एक कॉलेज जा रहे हैं अपने पढ़ने या पढ़ाने। तो आप घर से निकलते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक मिलती है। कोई ट्रैफिक तेज होती है, कोई ट्रैफिक आसान होती है। आप घर से निकले, बाइक पे आपके आगे रेडी वाला है, रेडी वाले से आगे बस वाला जा रहा है, और एक और गड़ा गाड़ी वाला उस बस वाले को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, और वो साइड से बस वाला सवारियां भी बिठाने की कोशिश कर रहा है, और मोटरसाइकिल वाला सड़क के सेंटर में खड़ा होकर अपना छोटा काका उठा के तो उसका जो गुब्बारा हवा में उड़ने लगा उसको पकड़ा है। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम सारी वेलोसिटी का रूट ले रहे होते हैं, मीन ले रहे होते हैं ना वेलोसिटी का। ठीक है, तो हम उसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कह देते हैं, यानी हम उस वेलोसिटी के अंडर रूट ले रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस किस्म की वेलोसिटी रखे हुए हैं। अगर आप देखेंगे सड़क पे आपको एक 17-18 साल का लौंडा लपाड़ा मिलेगा तो वो आपको बड़ी तेजी तेजी से बाइक चलाता हुआ मिलेगा। लेकिन जब आपको हमारी आपकी एज के लोग मिलेंगे डेफिनेटली, जिनकी उम्र गुजर चुकी है, केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के अब वो जिंदगी के आखिरी लम्हात में पहुंच चुके हैं, और पीपीएससी एक आखिरी उम्मीद नजर आ रही है जिसके बाद इंसान शायद परेशानी हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में जब हम जाएंगे तो जी जी मेरे हेडफोन ही है। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब आप जा रहे होंगे, एक 17 साल का लड़का बड़ा तेजी से गुजर जाएगा, लेकिन उसकी निस्बत अगर 40 साल का बुजुर्ग जा रहा होगा, तो यहाँ 40 साल का एक नौजवान तो नहीं होगा, बेचारा आदमी होगा, तो वो बड़े तरीके से अच्छे तरीके से जा रहा होगा। असल में ये 17 साल का स्पीडी लड़का मॉलिक्यूल्स की स्पीड को डिफाइन नहीं करेगा। ये जो एवरेज वेलोसिटी है जिसपे 40 साल का चल रहा है, हाँ ये 17 साल के पीछे इसका बाप बैठा हो 45 साल का, तो वो तो इसकी गर्दन में एक लगाएगा ना। वो पंजाबी में कहता है कुत्ती तो रखेगा कि खबरदार तू तेज किया। यानी इन शॉर्ट ये कि यहाँ पर जब आप बाइक चला रहे हैं तो आप उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को देखेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी असल में सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स को एज अ होल डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, ये इसमें आपने जो चीज है ये याद रखिएगा। ठीक है, आमना आपका जो क्वेश्चन है वो प्लीज आप बाद में पूछ लीजिएगा, या उसको लिख लें और वो सेंड कर दें प्लीज। ठीक है, चलिए। तो ये मेरे पास इसकी जनरल सी मैंने आपको डिस्कशन बताई है, आप अपने जेन में रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है जो मैंने रेड से लिखा हो। हम यहाँ से इस तरफ आएंगे डायरेक्टली और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। और ये पूरी डिविजन इसीलिए की गई थी ताकि हम लोग काइनेटिकली इस चीज को डिफाइन कर सकें। तो काइनेटिकली आप देखें कि आपके पास जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी।
और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके टेम्परेचर की। आप देख सकते हैं ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ से ये कुछ ऑब्जेक्टिव है। ई के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर नॉट ऑन इट्स नेचर। देखिए मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ये डिपेंड कर रही होती है उसके ऊपर जो आपका है, जो टेम्परेचर है। टेम्परेचर हाई होगा तो डेफिनेटली वाइब्रेशन ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। फॉर डायटोमिक पॉलीएटॉमिक रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी इज आल्सो रिक्वायर्ड। अगर आपके पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर सिर्फ आप एक ही एनर्जी को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर पोलीएटॉमिक होगा तो उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज को भी डिस्कस किया जाएगा। जैसे ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर ये रोटेट भी कर रहा है, पोजीशंस को स्विच भी कर रहा है, और ये अपने एक्सिस के इर्द गिर्द तो वाइब्रेट भी कर रहा है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये देखिए ये बोल्टमैन कांस्टेंट, ये पिछली बार ऑब्जेक्टिव था, पिछली से पिछली बार जो पेपर कैंसिल हुआ था, 1.38 × 10⁻73 जूल्स पर केल्विन पर मोल। और पूछा गया था बकायदा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, R/NA। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये पास पेपर का जो इसमें मैंने इंक्लूड किया था। तो ये आपने जहन में रखना है। R/NA इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 5 बार पढ़े सारे इसको। R/NA इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक बार फिर इसको पढ़ लें, R/NA R/NA, सिर्फ 5 बार इसको रिपीट करें, बार बार R/NA R/NA। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक 1 मोल के लिए है, ये आप लोग अपने तौर पे पढ़िएगा, इसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। अब हीट कैपेसिटी एफएससी का टॉपिक नहीं है, ये बीएससी में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हीट कैपेसिटी के यूनिट्स भी पूछे जाते हैं और इसकी वैल्यू भी पूछी जाती है। अच्छा, हीट कैपेसिटी एक्चुअल में है क्या? देखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस हो और जितनी हीट लगेगी उसको बढ़ाने में, वो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगी। इसके नॉन ऐसा यूनिट कैलोरीज पर केल्विन पर मोल है और ऐसा यूनिट जूल्स पर केल्विन पर मोल है। ये यूनिट्स याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं, क्रैम करने हैं, क्योंकि जरूरी है ये वाले, ठीक है। तो ये जरा देखिएगा, ये जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आपके पास ये चीज जो है जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यूज आपने याद कर लेनी है, रट्टा लगा लेनी है, जहन में रख लेनी है कि आपके पास हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या था, R/NA, जूल्स पर केल्विन पर मोल। रट्टा लगा लें, इसको बार बार पढ़ें, बार बार इसको तैयार करें, ठीक है। एक दूसरे को बताएं, घर में खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, जूल्स पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं तो बार बार पढ़ने से याद आएंगी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी का डिफरेंस बड़े कम लोगों को डिफरेंस समझ आता है। जब कभी हम बात करेंगे ना स्पेसिफिक हीट की, तो वो 1 ग्राम वेट के लिए होती है, और जब बात करेंगे हीट कैपेसिटी की तो वो हम मोल्स के अंदर ले जाते होते हैं। अगर 1 मोल के लिए होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी होगा, अगर 1 मोल से कम होगा तो आप गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, जो मोल्स आएंगे वो उतने मोल्स के लिए हीट कैपेसिटी होगी। तो हीट कैपेसिटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? हीट कैपेसिटी असल में किसी बॉडी के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। देखिए मोनोटॉमिक गैसेस के लिए ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, 12.48। जब मैं CV लिख रहा हूं तो CV का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू है 12.48 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये इसका यूनिट है। तो हमें ये थोड़ा सा याद रख लेना है कि 12 के पास होगी। CV जो है ना हमारी, वो 12 के पास होगी। CV किसके पास होगी जी, 12 के पास। कितने लोगों के पास CV होगी जी, 12 के पास होगी। ये रट्टा लगाने का तरीका है, क्योंकि मैंने बताया अनफॉर्चुनेटली कई बार कॉन्सेप्ट से ज्यादा रट्टे की चीजें पूछी जाती हैं। जैसे एक बड़ा मशहूर ऑब्जेक्टिव है, CP - CV इज इक्वल टू R। तो ये आपको पता है कि आप थर्मोडायनेमिक्स में बार बार ड्राइव करते हैं, ये क्वेश्चन आता है इवन का। तो मोनोटॉमिक गैसेस के लिए देखें, मोनोटॉमिक गैसेस के लिए 12.48, ये मैंने इसकी डेरिवेशन भी साथ दी हुई है, ठीक है। और सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 20। याद रखें 1 मोल के लिए सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से ज्यादा होगी, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ग्राम के लिए आएगी, तो यहाँ जूल पर केल्विन पर मोल की बजाय क्या आ जाएगा, पर ग्राम आ जाएगा। इसके यूनिट में डिफरेंस आता है, क्योंकि हम ग्राम में चल रहे हैं, यहाँ हम मोल्स में चल रहे हैं।
ये बेसिक इसका डिफरेंस है जो आप लोगों ने याद रखना है। तो सीपी की वैल्यू कितनी है जी 20 के पास, और सीवी की वैल्यू कितनी है 12 के पास। ठीक है, 12 20 12 20, सीवी सीपी सीवी सीपी 12 20 12, इस तरह करके याद करें। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। ठीक है, अगर वॉइस का कोई इशू आएगा तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि वॉइस का भी कोई इशू आ रहा होगा। एनीवेज, यहाँ देखिए सीपी और सीवी, गैमा की वैल्यू आपकी बीएससी में ड्राइव्ड है 1.666, क्योंकि गैमा किसके बराबर होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। 2017 का क्वेश्चन था। गैमा सीपी और सीवी 2012 का क्वेश्चन है, पास पेपर जब सॉल्व किए तो उसके अंदर ये मिला हुआ है। ये वहां पे गैमा की वैल्यू भी पूछी हुई है एक जगह पे, 1.66666। जो एफपीएससी का पेपर होता है उसके अंदर भी ये वैल्यू आई। इस तरह फोरेंसिक साइंस का जो एनटीएस का टेस्ट था उसके अंदर भी ये वैल्यू पूछी गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो वो पूछते हैं वहां पे, सीपी माइनस सीवी की वैल्यू क्या है और बाकी चीजें क्या है। ठीक है, तो ये चीज जो है थोड़ी सी आपने याद रखनी है। आप ना माइक अनम्यूट करके मुझे बता दिया करो, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखें पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये देखेंगे मैंने सारी ड्राइव की हुई है। अच्छा, अगर तो मोनोएटॉमिक गैस हो, ये देखें 1.666 हो, जैसे जैसे आपके पास डायटोमिक ट्राइटोमिक गैस होती जाएगी, गैमा की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मोनोएटॉमिक के लिए गैमा की वैल्यू, गैमा क्या है एक्चुअली, रेशियो है बिटवीन सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। तो इसकी वैल्यू सबसे हाई होगी कब, जब आपके पास ये, और ये कब कम होती जाएगी, जैसे जैसे आपके पास डायटोमिक ट्राइटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते जाएंगे। इसका ये रिटर्न प्रूफ भी साथ मैंने दिया होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हीट और टेम्परेचर का एक डिफरेंस है। क्या नाम है आपका, सादिया, इसको कोशिश कीजिएगा काइंडली मैम कि इसके अंदर ना अभी आप इनको अनम्यूट ना करें। वो प्रॉब्लम ये होगी कि क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से ना लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट में एंटरटेन कर देंगे हम इनके। आप जी माइक सर जी। जो है ना वो ऑफ ही रहने दे, ठीक है, क्योंकि जी उस तरह सर। पता क्या होगा, मुख्तलिफ लोगों के ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। आई डेफिनेटली नो के होता है प्रॉब्लम। तो जो बच्चे फिर हमें ज्वाइन कर लेंगे डेफिनेटली, जो परमानेंट चलेंगे, उनके साथ फिर हम इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। हीट और टेम्परेचर का फर्क क्या है, देखिए ये एक बड़ा कॉमन डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। अब आपको पता है टेम्परेचर का एक नया यूनिट आया हुआ है, रेनकी, रेनकीन भी पढ़ते हैं इसको, आर, वर्किंग एबिलिटी ड्यू टू हीट नॉट ड्यू टू टेम्परेचर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी चीज में जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो हीट का फैक्टर होता है, वो टेम्परेचर के कोफिशिएंट से मेजर नहीं किया जाता। यानी मैं कहूँ कि मेरी बाइक कितनी कितना वर्क करती है, जितनी हीट प्रोड्यूस करती है, जितना टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है उससे नहीं देखा जाएगा। मेरी बाइक जो है जी वो 1 लीटर के अंदर 50 किलोमीटर कर रही है, इसका मतलब उसकी जो एवरेज है वो हीट के मुताबिक है, टेम्परेचर के मुताबिक नहीं है। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये जूल्स में आता है। टेम्परेचर को डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है, हीट को डेल्टा एच कभी भी नहीं लिखते। हीट याद रखिएगा नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है जिसमें आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे जाते हैं और रूट को फॉलो नहीं करते। टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। इसको मेजर किया जा सकता है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए हीट कैपेसिटी निकालनी हो, मोलर हीट निकालनी हो, स्पेसिफिक हीट निकालनी हो, तो टेम्परेचर को करते हैं। यही बात है आपको चैप्टर 7 पार्ट 1 में मिलेगा, कि जहां पे आप ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर को पढ़ते हैं, तो आपके पास वो डेल्टा सी इंटू टी लिखा होता है। आप टेम्परेचर के फैक्टर से उसको हीट कैपेसिटी या मोल एम एस डेल्टा टी, ये ग्लास कैलोरीमीटर की इक्वेशन है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर की इक्वेशन है। तो इसके जरिए आप लोग फाइंड आउट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो याद रखना है कि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और टेम्परेचर डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की। हीट डिस्क्राइब ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। हीट असल में ट्रांसफर होती है थर्मल एनर्जी का, कितना ट्रांसफर हो रहा है उतना वर्क डन हो रहा है। सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, जिसको आप फिर नाम देते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये हम उसमें पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर आएगा। ले जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं वो 3 डायरेक्शन में एक्स वाई और जी में मूव करता है। इसके अलावा वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करता है,
और उसके अलावा उसमें वाइब्रेशनल मोशंस भी होती हैं। अब मोनोटॉमिक गैस की बात की जाए तो उसमें तीन किस्म की मोशंस होंगी, क्योंकि रोटेशनल और वाइब्रेशनल जीरो होती है, 3/2 RT। ये आपको पीएससी की बुक में पहले टॉपिक में मिल जाएगा, कोई भी बुक आप ले लेंगे ना गैसेस की उसमें। डायटोमिक में उसमें रोटेशनल की दो मोशंस होंगी और वाइब्रेशनल की एक होगी। देखिए, रोटेशन में दो रोटेशंस कैसे आती हैं। ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ये इधर से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है, तो एक और एक, ये दो मोशंस करता है। वाइब्रेटरी में या वो दोनों अंदर की तरफ आ रहे होंगे या दोनों बाहर की तरफ जा रहे होंगे। तो ये 1/2 RT, हाफ यानी अंदर की तरफ और हाफ बाहर की तरफ। तो यहाँ पर भी 2 × 1/2 RT ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और 2 × 1/2 RT। तो इस तरह जब आप फाइंड करेंगे तो डायटोमिक के लिए 3.5 RT, ट्राइएटॉमिक के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, अगर वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर के लिए 6.5 RT। लीनियर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और जो वाटर है वो एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, उधर 9 RT आएगी वैल्यू। आई एम वेरी सॉरी, मैं इसकी डिटेल डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप काम है। तो आप लोगों को जब ये ऑब्जेक्टिव यहाँ बने हुए, ये मैंने पूरा क्रक्स निकाला हुआ टॉपिक का, लेकिन मैंने साथ साथ टॉपिक का रेफरेंस भी दिया था, इसीलिए कि चले आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसके बाद हम लोग कोलिगन्स करते हैं। एक हमारे पास होती है ग्रेजिंग कोलिगन, जिसमें दो गाड़ियां अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है लेकिन उनकी साइडें टकरा गई हैं, ये वाली। एक होता है हेड ऑन कोलिगन, वो एक दूसरे के हेड ऑन में कोलाइड कर रहे हैं। एक होता है राइट एंगल कोलिगन, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, एक की दूसरे के साथ रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर भी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी लेकिन 2c हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ना हेड ऑन कर रहे हैं। तो जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी वो डबल हो जाएगी। यानी फर्ज करें 100 किलोमीटर की स्पीड से ये आ रहा है और 80 किलोमीटर की स्पीड से ये आ रहा है, तो जब आप इसकी टोटल देखेंगे तो ये 100 + 80 की तरफ चला जाएगा, यानी काफी ज्यादा हो जाएगी। और ये मोस्ट डिजास्ट्रिक कोलिजन होती है, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कोलिजन सबसे खतरनाक कोलिजन कहलाएगी। राइट एंगल कोलिजन में √2c, ये वैल्यू याद रखिएगा। अच्छा, कंप्रेशन टाइम इसमें एक ऑब्जेक्टिव, द टाइम इन विच द टू मॉलिक्यूल्स आर इन कांटेक्ट एट द सेम टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, कितने टाइम के लिए वो कोलिजन में रहे हैं। और चलें, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे ज्यादा कंप्रेशन टाइम किस कोलिजन में होता है, राइट एंगल्ड में, हेड ऑन में, या ग्रेजिंग में। चलिए बता देते हैं जी, ग्रेजिंग कोलिजन जो है इसमें सबसे ज्यादा कंप्रेशन टाइम होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, काफी आगे तक जा सकते हैं। हेड ऑन में तो टकराए और पीछे हो गए, और राइट एंगल के अंदर भी एनर्जी ट्रांसफर ये हो सकता है, इधर चला जाए, ये हो सकता है, इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाए। तो सबसे ज्यादा जो आपका कंप्रेशन टाइम होता है वो ग्रेजिंग कोलिजन में होता है। इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी लॉस या गेन नहीं होती। कोलिजन डायमीटर्स की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं, ए और बी मॉलिक्यूल है, R A और R B उनके दरमियान है। इसके अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी देखें जिसको Z1 से रिप्रेजेंट किया गया है। वी विल नॉट गो इन द डेरिवेशंस, लेकिन आपके सामने जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसकी इक्वेशन लिखी हुई है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया, अगर आप याद कर रहे हैं। मीन फ्री पाथ Z1, यानी आपके पास जो मीन फ्री पाथ होता है वो किसके बराबर होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होता है आपने किसको, अपनी एवरेज वेलोसिटी को। और इसी तरह कोलिजन नंबर्स क्या है, एन से मल्टीप्लाई करते हैं आप किसको, जो आपकी कोलिजन आ रही थी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिवाइडेड। तीनों इक्वेशंस मैंने हाईलाइट की थी, आप इसको याद कर लें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इक्वेशन नहीं थी, लेकिन चलें फिर भी आप इसको पहले। Z1 डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, साइज, क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेसल। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन सारी लिखी हुई है, और देखें, आप जब भी देखेंगे तो टेम्परेचर के ये फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाकी सब चीजें छोड़ दें, लेकिन ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, गैस विस्कोसिटी की बात की जाए तो ये यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी पूछे गए थे। अब डेफिनेटली लाइक एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान फ्रिक्शन की बात की जाती है विस्कोसिटी में। और विस्कोसिटी के जो पैरामीटर है, विस्कोसिटी डेंसिटी और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट के। रूट मीन स्केयर, और मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखें आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। म्यू कोफिशिएंट ऑफ डेंसिटी है, और इसके यूनिट देखें, पॉइज हैं, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। चलें, अभी तक हम एक क्विक रिव्यू करते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने अभी तक जो पढ़ी हैं चीजें उनके बारे में हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा था एक वाली। एक ये चीज बताएं जी, सीपी और सीवी में से ज्यादा बड़ा कौन सा होता है। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी की वैल्यू 20 के पास थी, सीवी की वैल्यू 12 के पास थी, ये हमने पढ़ा था।
ठीक है। गैमा की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, और ये 1.666 के अराउंड अबाउट थी, और इससे ज्यादा होते जाएंगे तो वो वैल्यू से कम होती चली जाएगी। अब मिनिमम टेम्परेचर आज तक कौन सा अचीव हो चुका है? 10⁻⁵, ठीक है, केल्विन। ये अचीव हो चुका है हमारे पास जो टेम्परेचर है। इसके अलावा आप देखिएगा कि हमारे पास इसके अलावा भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव दे। बोल्टजमैन कांस्टेंट किसके बराबर था? आर डिवाइडेड बाय एन ए, रट्टा लगाना है हमने, ये वो चीजें हैं जो क्रैमिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएंगे, कभी अंडर रूट में आएंगे, कभी वैसे आएंगे, और मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही हैं जी, हम अभी तक जितना देखते जा रहे हैं। कंप्रेशन टाइम सबसे ज्यादा किसका था? ग्रेजिंग कोलिगन का। इसके अलावा हमने एक यूनिट पढ़े थे, वो यूनिट किसी को याद होने चाहिए। वो कौन से यूनिट थे हमारे? वो यूनिट्स थे हमारे पास हीट कैपेसिटी के। और वो यूनिट क्या थे हमारे पास? यूनिट हमारे पास थे जी जूल्स पर केल्विन पर मोल। और स्पेसिफिक हीट कितने ग्राम के लिए देखी जाती है? 1 ग्राम के। यानी इस तरह ना, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपने ये मोटे मोटे पॉइंट्स जो है ये निकालते जाने हैं साथ साथ, ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि हमने ये चीजें थोड़ी 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 पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये जस्ट बताने का मकसद यही है कि हम इसको तैयार कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटेजी, आप देखें ना, पॉइज आ गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। वन पॉइज किसके बराबर है? अब ये यूनिट पूछा गया विस्कोसिटी का, पॉइज किसके बराबर होगा? तो अगर हम देखें तो टेक्निकली तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रट्टा है, लेकिन वो पूछते हैं, पेपर में पूछते हैं। सिर्फ इधर नहीं, आप एनटीएस का पेपर दे दें, आप कोई भी पेपर दें, वो पूछेंगे। तो इसमें आप देख लें, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड हमने याद रखना है। अब ये इतनी बड़ी इक्वेशन तो हम याद नहीं कर सकते सारी, लेकिन कम से कम हम ये चीजें मेन मेन तो याद कर सकते हैं। मैंने पूरे यूनिट की डेरिवेशन भी आपके सामने लिख दी। आप चाहें तो उसकी डेरिवेशन कर लें, चाहे तो आप उसको डायरेक्टली कर लें। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने याद करनी है। फिर ये विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर मैसेज है। लिक्विड में विस्कोसिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, गैसेस में विस्कोसिटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ये बात हमेशा जहन में रखनी है। अच्छा, गैसेस में क्यों इंक्रीज करती है? जरा इसके बारे में को बता सकता चले, जब हमारे क्वेश्चन ओपन होंगे तो बिल्कुल हम पूछेंगे। देखिए, वो कुछ भी हो सकता है। मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज के टेस्ट दिए थे, उसमें भी काफी कॉन्सेप्ट था। ठीक है। ये डिफरेंट चीज है। आप लम्स का टेस्ट दें, आपसे रट्टा नहीं पूछा जाएगा। आप पीएडी के लिए लम्स का दें टेस्ट, आप गैट का सब्जेक्ट दें, आप जीआरई का टेस्ट दें, उसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। गैट पाकिस्तानी में पूछा जाता है। हमने तो जब गैट क्लियर किया था तो हमें पता है कि वो हम तो पागलों की तरह रट्टा लगाते थे उसको, और लगाना पड़ा था रट्टा, कई चीजें का रट्टा होता है उसके अंदर, कई में लक भी चलती है, उसमें बड़ी मुश्किल से भी पास होता है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है। यहाँ से देखेंगे, मैंने जो चीजें जिनको मैं बाईपास कर रहा हूँ वो इस तरह की हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उनको कंसिडर नहीं किया एमएस के लिए। ठीक है, ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर जो है वो लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। ठीक है। रेनकीज इन्वेंटेड द apparatus, और ये 1910 में उसने विस्कोसिटी के लिए कोई apparatus डिराइव किया था, और ये जो है इसकी इक्वेशन भी यहाँ लिखी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये बड़ी टिपिकल हो जाती हैं तो फिर मैं इसलिए थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी, डाल्टन साहब, ये एफएससी में दोबारा हम आ गए। डाल्टन साहब जानते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर ऑफ ए इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। तो इसी तरह अगर बी को निकालेंगे तो टोटल के अंदर बी का कितना आ रहा है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले आपके पास जो आप निकाल सकते हैं एक्वस टेंशन को। एक्वस टेंशन निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि आप सिंपली एक्वस टेंशन को यहाँ से इधर ले आएंगे, ड्राई और मॉइस्चर को आपस में माइनस करेंगे। ये आप लोगों को एफएससी की बुक में मिलेगा कि अगर आप वाटर वेपर्स का निकालना चाहते हैं
जो वैल्यू है, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप कलेक्शन ऑफ गैस ओवर द वाटर करते हैं मोस्टली। जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की, मैंने मैग्नीशियम के अंदर HCl डाला, तो जिस अपरेटस में मैं उसको रिएक्ट करवा रहा हूँ, ये वुल्फ जार होता है एक्चुअली। इस तरह का एक अपरेटस बनाता है, और इस वुल्फ जार के अंदर हम मैग्नीशियम डाला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से हम उसमें HCl ऐड करेंगे। यहाँ से जो गैस निकलेगी उसको पास किया जाएगा इस तरह पानी में से, और ये आपने किसी पानी वाले एक बर्तन में, कलेक्टर जो यहाँ पे होगा उस पे इस तरह उल्टा एक पड़ा होगा जार, जिसके अंदर ये कलेक्ट होगी। इन सिंपल वर्ड्स, पंजाबी वर्ड में, डोंगे में आप लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो डोंगे शोंगे बड़े इंपॉर्टेंट है। आज तो वैसे भी न्याजों का दिन था, तो बड़े लोगों ने डोंगे शोंगे भरे होंगे अपने। तो ये जो डोंगे शोंगे हैं, इसके अंदर आप गैस को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप यहाँ पे गैस को इस तरह से कलेक्ट करेंगे, तो ये गैस सारी यहाँ पे कलेक्शन हो गई, और यहाँ पे जो कलेक्शन होगी तो ये ओवर द वाटर की जाती है, ये पानी में से बबल आउट होती है, जिससे हमें पता लगता है यहाँ रिएक्शन हो रहा है। तो इसलिए मॉइस्चर और ड्राई गैस को जब आप माइनस करते हैं ना, तो यहाँ से वाटर वेपर्स को एक्चुअली एक्वस टेंशन कहते हैं। रेस्पिरेशन का अमल जो है वो भी डाल्टन लॉ के फॉलो करता है, क्योंकि डाल्टन लॉ कहता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द प्रेशर। हमारे जो एयर में प्रेशर है 159 है, और हमारे लंग्स में कितना है 116। इसका मतलब हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, गैस ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% होती है, नाइट्रोजन हवा के अंदर तकरीबन कितने परसेंट है जी, 71% है, और 79%, 78-79%, और ऑक्सीजन 21% है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गोन है, ये 0.01% के राउंड, 0.01 0.03 होती है। तो ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे है। अच्छा, यहाँ से जनरल एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे आ जाता है एल्यूमिनियम, फिफ्थ नंबर पे गालबन आता है आयरन, या फोर्थ पे। अब ये देखना पड़ेगा पहला दूसरा तीसरा, तो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो अब देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, और जब वो लंग्स में जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में कितना प्रेशर है 0.3, और हमारे लंग्स में कितना 35। यानी लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, और बाहर से ऑक्सीजन अंदर जाती है। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। एल्टीट्यूड जब ये पायलट्स वगैरह जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने वाले जाते हैं, तो 159 टॉर तक प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, तो फिर आप प्रेशराइज्ड कैबिन यूज करते हैं। यहाँ सर आपको पता थोड़ी होता है कि मैं वॉइस कैसे। का थोड़ा इशू आ रहा है, बहुत जी स्लो है। जी, आप आओगे ठीक। जी Dipotassium ठीक है, oxide बिल्कुल is the ठीक। compound that is reacted with carbon dioxide to produce potassium carbonate along with oxygen। तो ये जितने होते हैं ना एल्टीट्यूड पे जाने वाले, डाई पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इसे कहते हैं हम। ठीक है, तीन ऑक्साइड होते हैं ना, एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है हमारे पास, एक पर ऑक्साइड होता है, और एक सुपर ऑक्साइड होता है। तो इसका भी मैं आपको थोड़ी, ये असल में ना जनरल चीजें होती हैं जो जेन में बार बार आती है। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 है, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ फॉर्मूला गलत लिख के हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी। हो जाती हैं गलतियाँ। KO2, ये एक पोटाशियम होगा, दो ऑक्सीजन जो होंगे, लाइक दिस, -1/2 एंड -1/2। ठीक है, तो K2CO3, इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये वो यूज करते हैं। डीप सी डाइवर्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं, आपके सामने है, हीलियम को कंप्रेस फॉर्म में लेके जाया जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज कर सकती है जो नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि हवा के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन 78%, अभी मैंने बताया। तो जब आप हायर यानी जाएंगे डीप सी के अंदर, तो वहां पर हर 100 फीट के बाद 3 ATM प्रेशर बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का प्रेशर इतना ज्यादा हो सकता है कि वो ब्लड में डिफ्यूज कर सकती है, और अगर वो ब्लड में डिफ्यूज कर जाए, तो यूरिएज आपका एंजाइम जो है वो कितना को काम करेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा अमोनिया पैदा होगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। इसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप नाइट्रोजन जो है ना इसको यूज करते हैं, और आप इसको नाइट्रोजन की बजाय हीलियम को यूज करते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट गैस होती है, इससे ऑक्सीजन का प्रेशर सही तरह आपकी बॉडी में जाता रहता है। जी, डिफ्यूजन के फैक्टर है स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग कहते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मॉलिक्यूलर गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी के अलावा हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी आपके पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, और जितनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। कभी ये जो लोग ये पीते हैं शीशा वगैरह, आजकल वो एक और भी चला हुआ है, कोई नाम है उसका क्या,
पता नहीं उसे कहते हैं, वो जो सिगरेट का कोई होता है हाथ में या इस बंदे के, तो वो इलेक्ट्रिकल सिगरेट जो होते हैं, तो उसका भी आप धुआं देखें तो बड़ी मुश्किल से वो डिस्पर्स हो रहा होता है। तो ये याद रखिएगा, वो बड़े खतरनाक होते हैं। प्लीज अगर कोई आप में से इस खराफात में शामिल है तो इसको प्लीज इग्नोर करते हैं। फ्यूजन मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, ये वन बाय वन एस्केप होता है एक टाइनी होल के जरिए। बचपन में आप देखते थे कि आप एक गुब्बारा लाए, आप खेलते रहे, फिर गुब्बारे का धागा टूटा, वो छत पे जाकर टकरा गया, आपने बड़े वाइपर शैपर चलाए लेकिन वो नीचे नहीं आया। फिर आप चुप करके बैठ गए, शाम को ये गुब्बारा खुद ही बीबे बच्चों की तरह छोटा सा होकर नीचे आ जाता है। यहाँ आपके घर में कोई बाइक खड़ी है, कोई साइकिल खड़ी है, तो बड़ी देर तक खड़ी रहे तो वो उसके टायर की हवा निकल जाती है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ये फ्यूल की वजह से होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिटिकल वॉल्यूम, अच्छा क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिससे ऊपर टेम्परेचर हो तो आप गैस को कभी लिक्विड नहीं बना सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31.1, आप जितना मर्जी प्रेशर इस पे लगा लें, जब तक ये टेम्परेचर या इससे कम नहीं ना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को आप सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी कहते हैं। अब ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो लोग नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी सी रिसर्च करना जानते हैं उनको पता होगा कि ये एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ये लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है। तो ये एक तरीके का होता है 31.1, तो ये मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड किस किस चीज पे करता है? देखिए, ऑक्सीजन नॉन पोलर है तो बहुत कम क्रिटिकल टेम्परेचर, अमोनिया पोलर है, वाटर इससे भी ज्यादा पोलर है, तो इनके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉन पोलर है, तो फिर इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31 पे क्यों है? उसकी रीजन है ये पोलराइजेबल है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें लंदन फोर्सेस पैदा होती हैं जिसकी वजह से ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह आप देखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे कोई सब्सटेंस जो है वो जिसके ऊपर हो तो कभी वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये ऑक्सीजन की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना प्रेशर चाहिए आपको और उस प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ये वो प्रेशर भी मैंने साथ मेंशन किया हुआ है। याद करने वाली चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। पोलर gas can be liquefied at high temperature. Non-polar gases can be liquefied at low temperature. For non-polar gases, size is directly proportional to temperature. लेंस की बात की थी मैंने, एफएससी में लिखा हुआ है 200 तक एटीएम तक प्रेशर ले जाते हैं। जिग जैग नोजल होती है और जिग जैग नोजल जो है ना वो क्राउडिंग को इंक्रीज करती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एफएससी में कि जिग जैग नोजल बनाने का मकसद क्या है। देखें, जब हम जिग जैग करते हैं ना किसी चीज को, तो हम उसको डॉज करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल सीधे सीधे, जैसे ये नोजल होती है, मॉलिक्यूल सीधे गुजर के फैल जाते हैं, तो ये ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो सकते थे। लेकिन जब नोजल जिग जैग होगी ना आप देखिएगा कि यहाँ पर, जी जी, आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया था, मैं भी वहीं से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी, तो हम यहाँ थे। तो मैं ये बता रहा था कि नोजल जो जिग जैग में होती है वहां पे क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी। जब क्राउडिंग ज्यादा होती जाएगी तो आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जब वो सडनली एक्सपैंड करेगी ना यहाँ से, तो सडन एक्सपेंशन कॉज कूलिंग। और आपने ये प्रेटस देखा होगा कि ये इस तरह से अटैच था कि यहाँ से गैस निकली और दोबारा उसको इस नोजल तक पहुंचाया गया, और यहाँ पे वो कंप्रेसर लगे हुए थे आपके पास जो गैस को लेके जा रही है। बार 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 इस प्रोसीजर को रिपीट किया जाता है। हाइड्रोजन हीलियम इससे नहीं होती, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन इसके लिए यूज होता है। चले जी, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज है, इसमें आपके पास करेक्शन की जाती है। V इज इक्वल टू एन आर टी है। जब आप इसको देखते हैं 0 डिग्री पे तो डेविएशन बहुत ज्यादा है, और जब आप जाते हैं 100 डिग्री पे तो डेविएशन कम है। गैसेज आइडियली बिहेव करती हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, और गैसेज नॉन आइडियली बिहेव करती हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर। अब इन दो चीजों को समझने के लिए हमें प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये जरा तवज्जो दीजिए। फर्ज करें कि ये मेरे पास एक वॉल है, इस वॉल के साथ कोई गैस का मॉलिक्यूल टकराना है। अब गैस का मॉलिक्यूल अगर इस पे इंडिविजुअली टकराएगा तो वो इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन दैट यूनिट एरिया, और हम मानते हैं कि हमारा गैस का जो मॉलिक्यूल है
वो इंडिविजुअल है, लाइक उसकी किसी के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन जब गैस का टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है तो गैस के करीब दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन जब ये करीब आएंगे तो ये एक दूसरे में इंडक्शन करेंगे। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और वो पॉजिटिव उस नेगेटिव को। तो यूं आपके पास ये टेम्परेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसको लंदन फोर्स इसका नाम दिया जाता है। अब जब ये फोर्स आपस में क्रिएट हो जाएगी तो ये इसको क्या करेगी, इसे अपनी तरफ खींचेगी। इसी तरह ये यहाँ पर भी खींचेगा, यहाँ पर भी खींचेगा। तो मॉलिक्यूल्स इसको रोकेंगे इससे फोर्स लगाने से। आप फर्ज करें आपके मामू आपको 5,000 रुपये ईदी देने के लिए आ रहे हैं, और पीछे से आपकी अम्मी जो है उनको, अगर वो पहले मिल जाती हैं तो आपके तक 5,000 कभी भी नहीं आएगा, आपको 500 बड़ी मुश्किल से मिलेगा। वो भी शाम को चपेड़े मार के ले लिया जाता है। बचपन में तो यही होता था। सो द पॉइंट इज कि आपके पास जो आपकी मदर यहाँ पर हैं, वो अट्रैक्ट कर रही है ना अपने मामू को। द सेम पॉइंट इज हियर कि अगर एक मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसका प्रेशर उतना एक्सर्ट होने ही नहीं देगा। ठीक है। तो यूं चला जाएगा। यहां देखें तो ये आपके पास इसकी कुरेक्शन है। और वॉल्यूम की कुरेक्शन क्या चीज है? अच्छा, ये वॉल्यूम की कुरेक्शन जरा मैं ना थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर लोगों को ना वॉल्यूम कुरेक्शन में इशू आता है। ये इवन हमारे साथ जो हमारे कोलीग्स थे उन्होंने भी एक दो बार इस पे काफी बहस होती है और लोगों को काफी ज्यादा। आप में से किसी को इसका बेहतरीन रूट पता हो तो वो भी बताइएगा, और हम भी इसको डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि किसी ने इसके बारे में मजीद अच्छा भी पढ़ा हो तो उसको आइडिया हो। लेकिन ये देखिए, हम जब वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं तो हमने वॉल्यूम को ठीक करना है, करेक्ट करना है। वॉल्यूम जो हमारे पास किसी गैस का है, हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट आइडियल कंडीशन। हम ये पढ़ते हैं। लेकिन जब हम रियल में जाते हैं तो देखें, ये मॉलिक्यूल, ये देखिएगा जरा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा, ये चौथा। जब टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अपार्ट। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज है समझने में। तो अगर मैं कहूं कि इस मॉलिक्यूल ने, ये मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है रेड, इसने कुछ वॉल्यूम कवर किया होगा। अब अगर ये वॉल्यूम, ये मॉलिक्यूल गैस का यहाँ से घूमना चाहता है तो वो आके यहाँ से यूं घूमेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से आके तो यूं घूमेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से आके तो यूं घूमेगा। यानी ये स्पेस अवेलेबल नहीं है उसके घूमने के लिए। लेकिन ये इतनी थोड़ी है, जैसे अल्लाह ताला करे कि आप सब लोगों को 10 करोड़ रुपया मिले। कितने पैसे मिल जाए आपको? कितने हैं? करोड़ है, हजार है, चले जितने भी, इतने पैसे आपको मिल गए। अब आपके इतने पैसों में से अगर 50 रुपए निकल जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे यार एक ही बात है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज। लेकिन ये आइडियल के लिए कब? जब टेम्परेचर हाई है, इससे आपको वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है। प्रेशर लो का मतलब है वॉल्यूम हाई होगा। अब देखिए कि मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करता हूँ। अच्छा, जब मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करना शुरू करूंगा तो अब क्या होगा? अब तवज्जो देनी है आपने। ये है, ये इक्वेशन, बी इज नॉट एक्चुअल वॉल्यूम, इसे वाइब्रेटरी वॉल्यूम का नाम दिया गया। अभी वाइब्रेटरी वॉल्यूम क्या बुलाया है? ये 4 VM लिखा हुआ। अब इसको समझो, क्या वजह है कि वॉल्यूम ऑफ गैस 4 गुना बढ़ जाता है जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं? ये देखें, ये रेड वाला मॉलिक्यूल था जिसने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी। अब जब इसके पास ये वाला गैस का पार्टिकल भी आ गया, मैं ब्लैक वाले की बात, मैं इसकी बात कर लेता हूं। पहले ये गुजर रहा है, इसका फर्क इससे नहीं पड़ता क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है ना एक दूसरे से। लेकिन जब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई तो अब देखिएगा, ये एक दूसरे के साथ है। और आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल जब चल रहे होते हैं तो ये तो रैंडमली मूव कर रहे हैं। जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो ये देखिएगा,
ये घूम रहे होंगे तो ये इतने वॉल्यूम में किसी को घुसने नहीं देंगे। यानी ये जो वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेंगे, ये आम वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या वजह होती है कि गैस का जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल करीब आते हैं। ये तो 2 मॉलिक्यूल है। तो देखें, अगर यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल भी आ जाए, यहाँ पे चौथा मॉलिक्यूल भी आ जाए, यहाँ पे पांचवा मॉलिक्यूल भी आ जाए, करीब आ गए ना, वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, वॉल्यूम उसका ज्यादा हो गया, सॉरी वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो अब जो उन्होंने ऑक्यूपाई, पहले इसका इंडिविजुअल इतना सा वॉल्यूम था, और अब देखें, क्योंकि ये सारे मूव कर रहे हैं एक दूसरे से एफिलिएट हो गए, इसलिए आपको वॉल्यूम करेक्शन करनी पड़ती है। और आप जो वॉल्यूम V माइनस एन बी करते हैं, आइडियल वॉल्यूम इज एक्चुअली इक्वल टू फ्री वॉल्यूम माइनस एन, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और बी उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी क्या है इसका, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये एक्सक्लूड क्यों हो गया? अच्छा, लोगों के जहन में होता है जब प्रेशर लगेगा तो मॉलिक्यूल ये है, इसके ऊपर चार तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो इसको तो छोटा हो जाना चाहिए, इसको तो एक्सपैंड कम होना चाहिए। ये काम हो भी रहा है तो भाई इसके इर्द गिर्द तो आ रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स। अक्सर लोग ये रीजन देते हैं ये 4 टाइप से काम हो रहा है, ये रीजन गलत होता है। असल रीजन ये है इसके अंदर, ये याद रखनी है आपको। तो वॉल्यूम को भी करेक्ट करना पड़ता है, अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक चीज है जो वॉल्यूम करेक्शन की थी, मैंने चाहा कि ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ देख लें, ये रियल गैस इक्वेशन लिखी हुई है, ए और बी का फैक्टर है। याद रखिएगा ये 2017 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ए और बी की वैल्यूज जितनी कम होती हैं, प्रेशर आपके पास उतनी गैस आइडियल होती है। फिर इनके यूनिट्स हैं, ए के यूनिट ड्राइव हुए हैं, बी के यूनिट ड्राइव हुए हैं, आपने इनको ड्राइव करना है। ठीक, ये वैलिडिटी इक्वेशन की है, ये मैंने ऐड की थी लेकिन ये पूछी नहीं जाती, मैंने कभी किसी पेपर में देखी नहीं है कि उन्होंने ये पूछी हो। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई ज्यादा जरूरत है। वैसे ये बीएससी में सारा ड्राइव हुआ हुआ है। अच्छा, ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, जिसको मैक्सवेल वेलोसिटीज कहा जाता है, तो ये इक्वेशन थी। इसमें सिंपल याद रखिएगा, आपके पास जब टेम्परेचर ज्यादा होता जाता है तो मैक्सवेल ग्राफ की डिस्ट्रीब्यूशन वाइडर होती है। ठीक है, सिंपल ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। ले जी, ये लास्ट में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें ऐड किए थे। मैं इंशाल्लाह ताला नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इनको सॉल्व करें, मैंने सारे आंसर साथ लिखे हुए हैं। इन एमसीक्यूज को डिस्कस करें, और याद रखें एफएससी बीएससी के सारे एमसीक्यूज एक बार अच्छे तरीके से पढ़ें जहां जहां से आपको मिलते हैं। आगे अगर टाइम बचेगा तो मैं इसके अंदर एंटी टेस्ट के जो एमसीक्यू स्टेप्स में या जो कुछ वगैरह में यूज होते हैं वो भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा होपफुली। तो ये गैसेस के हवाले से हम जितनी डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं हमने कोशिश की है। डेफिनेटली इसमें 100% तो शायद मैंने बताया भी नहीं और कोई बता भी नहीं सकता। आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स की बड़ी जरूरत रहेगी। मैं आपको दो चार चीजें यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। कई स्टूडेंट के क्वेश्चन जो सर हैं आवाज थोड़ा बहुत कम आ रही है कई, आपके। जी, आ, जी जी, तो अब आपको ऑब्जेक्टिव आ रहे होंगे। जी, उसमें प्रैक्टिस बुक आप कोई भी ले लें, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में इंशाल्लाह ताला ग्रुप में सेंड करता रहूंगा। किताबें बेतहाशा हैं, मैंने वैसे ओवरऑल ये काफी चीजों से पढ़ने के बाद बनाया था। मैं आपको बता दूं, लाइक कई लोगों को ये होता है, मैंने जो पंजाब फोरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन का जो टेस्ट था एफपीएस से, जो एजेंसी है, इसमें मैंने 74 मार्क्स अचीव किए थे और 73 मार्क्स, लेटेंट फिंगरप्रिंट में 73 थे, और ये मेरे सेकंड हाईएस्ट थे, और यहाँ पे मैं टॉपर था ऑल पंजाब। लेकिन ठीक है, इंटरव्यू का इशू ऐसा होता है या कोई जॉब आपके लिए नहीं बनी होती जिसके अंदर आप नहीं जा पाते, तो पीएफएसए में जो लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एनटीएस के जो टेस्ट है कॉमुलेटिव, जो गैट है आपका, गैट सब्जेक्ट, ठीक है, मैं गैट सब्जेक्ट भी क्वालिफाइड हूँ, मैं जीआरई भी क्वालिफाइड, ठीक है। और इसके अलावा जो हमने टेस्ट मजीद मैंने दिए हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज के टेस्ट हुए थे जीसीयू के, उसके अंदर भी अभी उसके मतलब फाइनल्स रिजल्ट आने हैं, होपफुली होपफुली कि शायद जॉब हो जाएगी मेरी वहां पे। तो ये यहाँ पर जो टेस्ट था उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द टॉपर, और उसमें मेरे 91 मार्क्स थे आउट ऑफ 100।
ये मार्क्स दरअसल इनके कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ये इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं वहीं पे स्कॉलर हूँ, डे स्कॉलर हूँ, तो मैंने वहां से कुछ पता करवाया था कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब चीजें हैं। मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश यही करूंगा कि हम इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से काम करें। कई बार ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ चीजों की तैयारी करते रहते हैं और हम किसी चीज को इग्नोर भी करते हैं। एक बहुत बड़ी रीजन जो होती है ना हमारा किसी पेपर को क्वालिफाई ना करना, और उसकी रीजन होती है जैसे हमारा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छा तैयार किया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने जीके के पोर्शन को वीक कर दिया हो। जब जीके का पोर्शन वीक हो जाता है तो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबती है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लाइक 39.75 अगर किसी के नंबर है, या किसी का मेरिट बन रहा है 61 का और किसी के नंबर आ रहे हैं जी 60.5, तो ये एक्चुअल क्या हो रहा है, उसके साथ नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ये पेपर टैक्टिक्स होती हैं, कई बार हम पेपर को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यही चीजें हैं जो आप लोगों ने देखनी है। रिगार्डलेस के आपने टिपिकली एक चीज को स्टडी करना है, आप अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव करें। चाहे वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, इवन चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर है, आप पंजाब कॉलेज का टेस्ट दें, आप उधर किप्स कॉलेज वालों का टेस्ट दें, और आप इसके अलावा सुपीरियर वाला जो टेस्ट ले रहे हैं आजकल, सुपीरियर में जाएं। ठीक है, आप कंकोडिया की तरफ जाएं, आपको जहां मिलता है मौका आप कॉलेज साइड पे जरूर जाएं, आपको जहां मौका मिलेगा अपनी को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, फिर बीएससी की बुक्स, ये तो साथ साथ ही है ना। हो सकता है कि कई लोगों की एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो। मैं ऑर्गेनो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत मास्टर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आर्टिकल्स भी इसी के हैं। तो हो सकता है कि मैं बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक हूँ। तो किसी के पास भी अल्टीमेट नॉलेज नहीं होता। व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन ट्राई अवर लेवल बेस्ट। मैंने बताया था कि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे जो मैं अपनी तैयारी के लिए यूज करता हूँ। और पिछले साल जो बैच हम 3-4 लोग थे जिन्होंने मिलकर करवाया था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 लड़कियां थी जो रिक्रूट हुई थी, और वो 17 स्केल में एक लड़का जो था वो भी उधर गया था। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हैं 2-4 मिनट, आप क्वेश्चन कर लें। और जो लोग हमारे ग्रुप में एंटर हो जाएंगे ना इंशाल्लाह ताला, उनको भी हम देंगे जी नोट, सब कुछ मिलेगा आपको। ये सब चीजें आप लोगों के लिए ही हैं। आप लोग जैसे ही ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप कोऑर्डिनेट करें मैम सादिया से, वो आपको सारा कुछ इन्फॉर्म करेंगी। शी इज एक्चुअली हैंडलिंग एवरीथिंग, तो वो जानती हैं कि वो किस तरह से हैं। तो ये आपको सब चीजें वो प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल ये उनकी है कि वो किस तरह से आपको देती हैं। ये आप उनसे डील करें जैसे भी है। इसके अलावा ये है कि मैं चैट्स भी अपने ऊपर है, बेहाफ आप पे कुछ भी जहाँ तक। पूछना चाहें सर से तो आप जी पूछ जी। सकते हैं। सब में से कोई भी अगर कोई कुछ पूछना चाहे, किसी की कोई क्वेरी हो, और अगर आप सर से कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड, काइंडली अगर आपको माइक ऑन करने की परमिशन अलाउ है तो जी जी, आप हो कर ना दें, हो, ठीक है। और एक टाइम में की हो। बस वो अस्सलाम ये वालेकुम होता है ना सर। कि कई बार वो। जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ी सी क्यूरी थी कि जो एफएससी का सिलेबस है ना सर, वो जी चीजें जी। तो इजी है, मतलब हमें समझ आ जाती हैं। ठीक लेकिन जो है। बीएस का है ना सर, उसमें जैसे मैक्सवेल अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, एफएससी ये का चीजें ना, सिलेबस आपको इजी लगता है? जी सर, मतलब वो चीजें पढ़ी हुई मैं पढ़ा भी रही हूँ कॉलेज में, तो हो जाती हैं, मतलब अच्छा ये समझ आ रही जो बताइएगा, आप एक बता रहे मेरा हैं ना सर, जनरल समझ आ क्वेश्चन है, मैं एक जनरल सा क्वेश्चन करता हूँ। मतलब ये नहीं कि जी आप सर। इसमें आंसर ठीक ही दे पाएंगे, हो सकता है मैं भी गलत आंसर दे दूं। लिथियम जी जी सर। एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड, कल हम इसको डिस्कस कर रहे थे। जी सर। क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना सकते हैं? नहीं सर, आपने बताया था कि नहीं हम प्रिपेयर कर सकते। अच्छा, इसकी रीजन, ये एफएससी का टॉपिक है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कोहल में लाता है कार्बोनाइल ग्रुप। अब मिसाल के तौर जी पे सर। मैं इसी को थोड़ा सा कम्प्लेक्स करूं। असल में प्रॉब्लम पता है कि हमें ये लगता है कि एफएससी आसान है, बीएससी मुश्किल है। मेन जो कोर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना आपका, वो सारा एफएससी में पढ़ा हुआ जी जी सर। है। नहीं मैं नहीं ए सर, लेवल्स मेरा पढ़ाता हूँ, बस तो आई क्वेश्चन एम ये, प्रिटी श्योर। सॉरी सर, जी जी, मैं समझ गया हूँ। आपके आपके नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, जस्ट आपकी लेट मी बात कट कंप्लीट करी, दिस। बस ये था कि जो सर आप बीएस का मतलब बात बता रहे होते हैं ना, उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया करें, और देखिए हमारा मैं आपको लेक्चर का ना बताता हूँ थोड़ा सा टाइम मिसाल के इंक्रीज तौर कर पे। दें। देखिए अभी जी जी एक सर। घंटा 17 मिनट हो चुके हैं। एक जी घंटा सर। 17 मिनट किसी को एब्जॉर्ब करना किसी एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। कई ऐसे भी हैं बहुत कि ज्यादा वो इतनी मुश्किल देर है। पढ़ ही नहीं सकते। इवन हम पढ़ाते हैं तो आपको पता है हम इतनी देर पढ़ा नहीं सकते हैं, 1 घंटा 17-18 मिनट। सर। इसमें ना मैं आपको सर वो बताता हूँ। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है ना टाइमिंग का, वो बात का तो आवाज नहीं आ रही जी। होती, नहीं, थोड़ा वो सा आवाज स्टार्ट का में ये टाइम है, लग हो जाता सकता है है। आज इंटरनेट का कनेक्शन का थोड़ा सा इशू था।
आपको पता है कि वो मुहर्रमों की वजह से ना थोड़ा सा उन्होंने सिग्नल बंद, जी अभी भी सर। मेरी डिवाइस एक नहीं चल रही। इस कल से तरह करें इंशाल्लाह कि जो ये टाइम पे टॉपिक आपको मिल जो जाएंगे ना, पेड ग्रुप होगा जी जी उसकी इंशाल्लाह, टाइम पे क्लासेस होंगी इस तरीके से, वो सारी और क्वीज वो उससे हम रिलेटेड, उसको जो रैंडमली देखें, पेड ग्रुप हमारा होगा पूरा जो उसकी ग्रुप सारी है। फैसिलिटीज उनको इंशाल्लाह मिलेंगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपका मेथड बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सी चीजें जैसे आपने यूनिट्स बताए हैं, मीन फ्री पाथ मतलब लैम्डा, ये बहुत हाँ जबरदस्त है ये कि सब मतलब ये चीज हम नहीं मैंने, निकाल पाते। सर बस अच्छा थोड़ा सा मैंने ना इन पे जब बीएस का मेहनत आप किया है पढ़ाने जो, लगे, बस थोड़ा सा उसको देखिए मैं लेंथी कर बीएस दिया को करें, डिटेल में वो ले चीजें ना जाऊंगा, जैसे स्किप हो मिसाल जाती के हैं। तौर पे, देखिए मिसाल के तौर पे मैं इसको ले जाता हूँ डिटेल में, मैं एक जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि मैं इसको डिटेल में ले जाऊँ। अब अगर मैं जी जी कोलेजन सर। फ्रीक्वेंसी को डिटेल में ले गया हूँ ना, तो ये आपका 15 से 25 मिनट का टॉपिक बनेगा, क्योंकि डिटेल में जी जी जाने का सर। मतलब है कि हम इसकी डेरिवेशन करें। हाँ आप इस तरह जरूर करें कि आप जो जी टॉपिक सर। आपको मिले, आप उसको एक बार जी जी। बीएससी की बुक से देखें, ठीक है। उसके बाद आप जी मुझे कहें सर। कि सर यहाँ से मुझे समझ नहीं आई कि ये पॉइंट क्या है। अगर आपको ओके लगता है सर। कि वो कोर कॉन्सेप्ट की चीज है ना, तो मैं अगले दिन जी लेक्चर में जी वो सर। सारों के साथ डिस्कस। और देखें, ओके सर, मैंने थैंक कल यू से सो मैंने मच। खुद एपी के लिए अप्लाई करना है, मैंने इसके अलावा मैंने 19 स्केल के लिए अप्लाई करना है, मेरे जस्ट एक आर्टिकल रह गया है। और जैसे ही वो मेरा आर्टिकल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 19 स्केल के लिए अप्लाई करूंगा, उधर तो होता भी इंटरव्यू है। तो आपको पढ़ाने का मकसद असल में तो ये ना कि मैंने अपनी भी तो इम्प्रूवमेंट करनी है ना, तो अगर आप कोई कॉन्सेप्ट उसमें से निकालते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, मैं बिल्कुल उसके लिए जाऊंगा और मैं बिल्कुल उसके लिए कोशिश करूंगा। फिर तो थोड़ा ये सा सारी आवाज चीजें का हैं, इशू आ रहा आप है अगर, थोड़ा सा कम। जी जी, और कुछ बच्चों की क्यूरीज हैं चैट बॉक्स में। अच्छा चले मैं देख रहा हूँ उसको, ये हाँ नॉट एक यूज। केल्विन का, जी। हम्म। अब देखिए ये हम सब पढ़ते हैं, एफएससी में ये लिखा हुआ है, यानी एफएससी का कॉन्सेप्ट है, जैसे भी हमारी बहन डिस्कस कर रही थी कि केल्विन के हवाले से नहीं लिखा हुआ, यानी डिग्री के ऊपर यूनिट आना है कि नहीं आना, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर। जब हम बात करते हैं ना इस साइकिल की, कभी किसी चीज के ऊपर साइकिल देखें, मिसाल के तौर पे -100 डिग्री हो, तो -100 से +100 डिग्री तक हम जा सकते हैं, -200 फ़ारेनहाइट से मैं सपोज कर रहा हूँ, +200 फ़ारेनहाइट तक आप जा सकते हैं। ये साइकिल होता है कि आप इसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल बना सकते हैं, लेकिन केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर केल्विन हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। और जो चीज जीरो या पॉजिटिव होती है डेफिनेटली उसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपके सामने केल्विन के ऊपर इसलिए इसका साइन नहीं आता, क्योंकि इसमें आप साइकिल कंप्लीट नहीं करते। जब आप डिग्री की बात करते हैं, 360 डिग्री साइकिल को कह रहे हैं, 90 डिग्री, 20 डिग्री, ये मैथ वाले भी है, तो ये पॉइंट होता है, ये केल्विन इसलिए इसके ऊपर यहाँ देखते हैं। अच्छा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ग्राफ में पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज किस तरह से ये डिवाइडेड है, ये इसकी इक्वेशन। अब ये है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहते हैं हो क्या सकता है, व्हाट कैन बी। ये कोई एग्जैक्शन नहीं होती आपके पास, हमारे पास 100% नहीं होता उस चीज का, हम सपोज यानी हम प्रोबेबल होते हैं। जो डी एन सी ओवर सी है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटी। और उसके अंदर रोल आता है उनकी डेंसिटी का, उनके टेम्परेचर का, उनके मॉलिक्यूलर वेट का, ये सारी चीजें। आपकी एक बड़ी लंबी डेरिवेशन है, 5 पेजेस की डेरिवेशन है ये, जब मैं एमएससी पढ़ाता था तो ये तकरीबन 5 पेजेस है, यानी 2 लेक्चर लगते थे पूरे 1.5 घंटे को, तो तब ये कंप्लीट होती थी डेरिवेशन। ऐसे ही है खैर, सर। अब आप देखिए यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, तो जब मेरे पास टेम्परेचर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री टेम्परेचर में आपके पास बड़े थोड़े से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाई वेलोसिटी रखते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़े हैं वो जानते हैं, हमारे पास होती है पीक टू वैली रेशो, ये पीक है और ये वैली है। यहां से आप इनके नोड्स को इग्नोर करते हैं और पीक और वैली रेशो को निकालते हैं। फिर आप देखते हैं एरिया अंडर द ग्राफ कितना आ रहा है। ये जो एफसी में को लोग पढ़े हुए हैं डॉक्टर सईद से, उनको इसके बारे में पता होगा पीक टू वैली रेशियो का, बाकी काम में पढ़ाते हैं इधर उधर यूनिवर्सिटी या कायदे में पढ़ाते हैं। अच्छा जब यहाँ हम जाएंगे ना दूसरे में, यहाँ जब ग्राफ एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा हो रहा है। जब एरिया अंडर द ग्राफ ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस वेलोसिटी को अचीव कर रहे हैं। और जब वो बहुत ज्यादा कर देते, देखिए एरिया अंडर द ग्राफ बहुत ज्यादा, यानी ग्राफ जितना फ्लैटेंड होता जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। और टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। ये देखें, ये इनवर्स में पड़ा होगा।
DNC और NC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। तो इसकी डिटेल मजीद भी की जा सकती है, लेकिन देखिए एफपीएससी के जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें आप देखिए सबसे पहले तो जनरल केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को कहीं पर भी ले जाएंगे वो तो जनरली आनी आनी है ना। अब मैंने एक प्लान सोचा हुआ है और वो कल से मैंने इंशाल्लाह ताला उसको इन्फोर्स करना है। हम डेली के बेस पे कम से कम, जैसे हमने आज याद की ना दो चीजें, जैसे बोल्टजमैन कांस्टेंट था R/NA। कई लोग होते हैं वो केले जितना मर्जी पढ़ ले याद नहीं होता, वैसे याद होता है। यहाँ पे क्या था, जूल्स पर केल्विन पर मोल। स्पेसिफिक हीट किसके लिए थी, पर ग्राम, ग्राम के लिए आ रही होती, हमने यूनिट्स याद किए थे। तो इसी तरह से हम डेली बेस पे, जैसे डोलोमाइट है, जैसे कैल्साइट है। अब आपको पता है एक दफा उसने 2017 का गालबन पेपर था, उसने मोहर सॉल्ट दिया हुआ था और मोहर सॉल्ट में उससे पूछा हुआ था कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो। अब वो 6 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब मैं अगर एज अ केमिस्ट या आप एज अ केमिस्ट सोचें, तो दिल करता है कि वो जो पेपर बनाने वाला है उसको बंदा ना अच्छी अच्छी चीजें बताए कि यार ये कोई क्वेश्चन है कि तुम मोहर सॉल्ट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ रहे हो। फिर वो चीज आ जाती है, जिसका रट्टा अच्छा हो गया उसका सवाल क्लियर हो गया, जिसका रट्टा रह गया लेकिन भाई हम क्या करें, हमें रट्टा भी लगाना है। हमें बोरेक्स स्पीड टेस्ट को भी याद करना है, हमें बोरेक्स का फार्मूला भी याद करना है, हमें कोलोमोनाइट का फार्मूला भी याद करना है। तो हमने ये फार्मूलाज जो सेकंड ईयर में लिखे हुए हैं ना, ये याद करने हैं बार 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 बार, इसको इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये चाहे 30 40 50 दिन जितना भी सेशन चलेगा, तो हम उसमें इंशाल्लाह ताला वो सारी चीजें जो है उनको याद कर लेंगे। मैंने काफी वर्किंग की थी इसके ऊपर, आज भी मैं इस पे वर्किंग कर रहा था। इसके अलावा कुछ मैं सीनियर प्रोफेसर हैं, मैं उनसे भी राब्ते में हूँ। मैंने उनसे भी नोट्स मंगवाए हैं, क्योंकि हमारा बैच अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा बन रहा है और आपका रिस्पांस भी बड़ा पॉजिटिव है। देखिए डेमो में अगर आप लोग 50 60 तक लोग हैं, डेफिनेटली जो आया होता है डेमो में वो इंटरेस्टेड ही होता है। और दूसरा ये बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि हमारा मेरा यहाँ पे जाती तौर पे यहाँ जो एडमिन है उनको को मकसद सिर्फ पैसे कमाना ही है। हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमने चीज सीखी है या जो हमने अपने लिए बनाई हुई है, मैंने भी तो इसको रिवाइज करना है, आप लोग के साथ रिवाइज करें। मैं मुख्तलिफ टेस्टों के लिए करूंगा, आप अपने टेस्ट के लिए भी रिवाइज करें। जो मेरे पास चीज अवेलेबल है आप उससे बिल्कुल फायदा लें। सिर्फ जो हम लोग ये फीस का या बाकी चीजों का यहाँ रखा जाता है वो होता है, कई नॉन सीरियस लोग ऐसे होते हैं जो आपके टोटल सेशन को भी डिस्टर्ब करते हैं। और आपको पता है क्लास में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो सबसे बड़ी छींज डाल के बैठा रहता है, जिसका एक क्वेश्चन अड़ता है और वो पूरी क्लास का वो लेक्चर ही नहीं होने देता। ठीक है जी। एवोगैड्रोस नंबर डिटरमिन करने के तरीके, देखिए अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जब हम करेंगे ना आपका मोल्स वाला चैप्टर, मोल्स वाला कॉन्सेप्ट, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये ना कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री आएगी। तो कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री जो है ना उसमें मैं करवाऊंगा और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको A2 लेवल तक करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को उसमें इश्यू ना हो। ये OA लेवल की जो है ना, क्योंकि मैं एक अमेरिकन कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, वो मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वहां पर ना मेरे पास ए लेवल, अगर आपने, मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, आप में से कोई बंदा भी न्यूमेरिकल्स को समझना चाहता है ना, तो वो ए लेवल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करे। अगर उसके लिए ए लेवल्स मुश्किल है तो पहले ओ लेवल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अगर आप ओ लेवल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ना और फिर ए लेवल्स के, तो आपके लिए कभी ये इशू नहीं रहेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन बेस्ड लेक्चर होगा, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करवाना शुरू करूंगा तो इट विल टेक मच मोर टाइम। ठीक है, तो ये एक चीज है। बाकी मैं इसकी एक्सरसाइज जरूर दे सकता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ वाइंड अप करते हैं। और बिल्कुल आपका पॉजिटिव फीडबैक हो, कोई भी बात हो, आप बिल्कुल करें, इंप्रूवमेंट के लिए करें। अगर आप किसी टॉपिक को अच्छा जानते हैं या इवन आपने कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो आप हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें। टाइमिंग असल में ना मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ा मुश्किल से टाइम जो है ना वो निकला है 10 से 11 का। उससे पहले टाइम में प्रॉब्लम ये है कि जाना होता है और मुख्तलिफ जगहों पे, मैं अब नाम नहीं ले सकता उन अदारों का जिनके साथ एसोसिएटेड हूँ, तो इस तरह थोड़ा बहुत हमें इशू आता है। बाकी आपको एडमिन इन्फॉर्म करेगी। हाँ, ओके, ठीक हो गया। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर किसी की कोई क्यूरी हो, किसी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग, वो पूछ सकते हैं। ग्रुप में वैसे सारी चीज़ें शेयर कर दी गई आप हैं, ग्रुप इसके में अलावा शेयर भी कर अगर लें, हो तो बाकी फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं अपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज सर। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, सो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल। जो बीएससी के जितना भी जो चीज़ें होंगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सर ने बहुत नोट्स कल भी जैसे शेयर किए थे, वो इन डिटेल ही होंगी। चलें जी, बाकी इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो एडमिन से कोई भी किसी भी नंबर पे आप पूछ सकते हैं। वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसमें पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट कल से जो क्लासेस होंगी वो पेड मेंबर्स की होंगी और उनको लेक्चर्स, नोट्स और हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। मीन फ्री पाथ सर, जैसे ही सर अब कल आएंगे तो सर जब जैसे लेक्चर स्टार्ट होंगे पेड मेंबर्स के, तो उस तरीके से फिर वो आप पूछ लीजिएगा साथ साथ, सर आपको सारा कर देंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।